Students, we were discussing NMR. Yesterday we have discussed that when flipping of proton, that is nucleus of hydrogen, takes place, absorption signal is recorded in the spectrometer. So कितने सिग्नल एक कंपाउंड में आएंगे, दैट इज द एक सैंपल कितने सिग्नल शो कर सकता है, that is called number of signals. Let us start this number of signal today. देखिए, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन दो टर्म है, पहले इनका मतलब समझ में आना चाहिए. इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए जिनका केमिकल एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट एक जैसा है, सेम है, आइडेंटिकल है. और जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक जैसे एनवायरनमेंट के प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में होंगे, वो सब मिलके एक ही मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस शो करेंगे, सिग्नल शो करेंगे. सो मीन्स a set of equivalent proton will give only one signal. अब अगर केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है उनका, तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए. तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या आएगा कि एक सैंपल के अंदर, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट हैं. अगर एक ही तरह का सेट है तो एक ही सिग्नल होगा. दो तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट हैं, उसमें उस सेट में एक प्रोटॉन भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन भी हो सकता है. प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियस. तो एक तरह का हाइड्रोजन भी हो सकता है, 10 तरह के हाइड्रोजन होंगे. अगर एक तरह का है तो एक सेट, 10 तरह के हैं तो 10 सेट सिग्नल. ठीक है, चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे. जैसे है मीथेन CH4, चारों के चारों हाइड्रोजन जो हैं इनके न्यूक्लियाई सेम एनवायरनमेंट में है, कोई डिफरेंस नहीं है. इस कार्बन के साथ सब जुड़े हैं, एक ही तरह का एनवायरनमेंट है. तो एक सेट बना इक्विवेलेंट प्रोटॉन का तो एक ही सिग्नल शो करेगा. अब ये दूसरा आ गया CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड. अब देखिए, ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये इस तरफ को क्लोरीन के साथ जुड़े हैं और इस तरफ को कार्बन के साथ जुड़े हैं. इनका एनवायरनमेंट इन तीन के एनवायरनमेंट से अलग है, क्योंकि ये तीनों जो हाइड्रोजन हैं ये सिर्फ कार्बन के साथ जुड़े हैं. ये कार्बन के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके एक साइड को क्या है, क्लोरीन है. तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया. तो ये दो सेट बन गए तो दो सिग्नल आएंगे. सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए, CH3 CH2Cl CH3. अब इस CH3 के तीनों प्रोटॉन और इस CH3 के तीनों प्रोटॉन, तीनों हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है. तो एक सेट ये हो गया 6 प्रोटॉन का, और दूसरा सेट ये हो गया 2 प्रोटॉन का. ठीक है, आए बात समझ में. तो 2 सेट हुए तो 2 सिग्नल आएंगे. अब इसको देख लीजिए, यहाँ CH3 है, एक सेट ये हो गया, इन तीनों का सेम एनवायरनमेंट. लेकिन इस डबल बॉन्ड के तरफ, एक तरफ CH3 ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है. आप बोल सकते हैं इन हाइड्रोजन का, आपको ऐसा लग सकता है कि इन दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के इस तरफ को CH3 है, इस हाइड्रोजन के इस तरफ को Br है. डिफरेंस है. सो दैट्स वाई ये अलग सेट हुआ, ये अलग सेट हुआ, ये अलग सेट हुआ, तो 3 सेट हुआ तो 3 सिग्नल बनेंगे. आपकी किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं कि किसके कितने इक्विवेलेंट सेट है. उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल, इन ए सैंपल. ठीक है, अब देखिए, प्रोटॉन्स जो हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, वो तो मॉलिक्यूल में हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल हैं, वो भी स्पिन कर रहे हैं, उनका भी स्पिन क्वांटम नंबर है. और वो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है अलोंग एक्सिस, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं. वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी काउंट होगी. ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, उनका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा. वो वेक्टर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकता है, तब वो री इन्फोर्स हो गई वो फील्ड.
जो आपके न्यूक्लियस को हमने पहुंचानी थी फील्ड, न्यूक्लियस उससे ज़्यादा फील कर रहा है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फील्ड जो इलेक्ट्रॉन ने बनाई वो भी उसमें जुड़ रही है अप्लाइड फील्ड में, तो रीइंफोर्स हो गई। या इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड हो गया, तब वो क्या हुआ, जितनी फील्ड आपने अप्लाई की थी आपके न्यूक्लियस तक उतनी फील्ड पहुंच नहीं रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल कर रहा है। तो जितनी आपने अप्लाई की थी उससे कम एक्सपीरियंस कर रहा है आपका न्यूक्लियस। तो जितनी अब आपको उसको रेजोनेंस करना है, उसको सिग्नल पे लाना है, तो आपको एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो अप फील्ड हो गया। जैसे एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, ये इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डाउनवर्ड साइड को है, -12, ऊपर को हो गया प्लस, तो ये अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं अंदर, इनको कम फील्ड मिल रही है जितनी मैंने अप्लाई की, तो एक्चुअली उतनी अप्लाई फील्ड एक्सपीरियंस कराने के लिए मेरे को इस फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा जितनी ये इसको अपोज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग। ठीक है। और ये बेंजीन है, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका हेड ऊपर की तरफ हुआ है, जिस तरफ को अप्लाइड फील्ड होती है। तो यहाँ पे हमने जितनी अप्लाई की थी फील्ड उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर के प्रोटॉन्स। तो दिस इज कॉल्ड डी शील्डिंग। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग से अप फील्ड जाता है सिग्नल, और डी शील्डिंग से डाउन फील्ड जाता है। कम स्ट्रेंथ पे सिग्नल आ जाएगा एक्सपेक्टेड से, और शील्डिंग में ज़्यादा पे आएगा एक्सपेक्टेड से। ठीक है। अब एक है केमिकल शिफ्ट, इसको समझने की कोशिश करो। एक TMS है, टेट्रामिथाइल सिलेन, ये है, ये सिलिकॉन है, 4 इसमें CH3 हैं। इन सब CH3 का एनवायरनमेंट सेम है, इन हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है। इसका मतलब ये 12 प्रोटॉन, 3 3 6 3 9 3 12, इन 12 के 12 प्रोटॉन इक्वलेंट हैं। 12 के 12 प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे, इक्वलेंट है तो एक ही सिग्नल देंगे, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे एक ही सिग्नल में उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल होगी। सो इट गिव वन इंटेंस सिग्नल ऑफ 12 प्रोटॉन्स। और ये सिलिकॉन कार्बन के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को नहीं खींचती है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन कार्बन की तरफ को ज़्यादा रहेंगे। आए बात समझ में? इस वजह से मैक्सिमम शील्डिंग है। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मुकाबले ये ज़्यादा शील्डेड हैं। तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये बहुत हाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस देगा सबसे ज़्यादा, और कोई भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो उससे कम ही डाउनफील्ड ही अपना सिग्नल शो करेगा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। और TMS केमिकली इनर्ट भी है। ये आपके जो सैंपल है जिसका आपने NMR लेना है, जिसका आपने PMR लेना है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या हाइड्रोजन मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसके साथ ही रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि केमिकल इनर्ट है। अब केमिकल शिफ्ट का क्या मतलब हुआ है? तो TMS की गुणगान हो गए। TMS से कितने दूर, कितने डाउन फील्ड उस सैंपल ने एब्जॉर्प्शन सिग्नल शो किया, फ्लिपिंग शो की, रेजोनेंस शो किया। शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ TMR सिग्नल ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स रिलेटिव टू सिग्नल ऑफ TMS, दिस इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। ठीक है। A chemical shift is expressed in 2 scales, delta and tau. Delta is observed shift in hertz divided by radio frequency of spectrometer. स्पेक्ट्रोमीटर आपके NMR के 3 रेंज में आते हैं हर्ट्ज में, 40 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज और 100 मेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ये डेल्टा स्केल है, और टाउ है 10 माइनस डेल्टा। कैलकुलेट आपको डेल्टा ही करनी पड़ेगी। अब जो डेल्टा है उसमें TMS को 0 वैल्यू दी गई है। हाईएस्ट शील्डेड, हाईएस्ट फील्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 है, और ये 0 से लेके 10 तक जाती है डाउन फील्ड। ये मोस्ट शील्डेड है यहाँ पे, मतलब 10 है तो कम अप्लाइड फील्ड शो की है रेजोनेंस के लिए, 5 है थोड़ी ज़्यादा, 3 है थोड़ी ज़्यादा, 0 है तो मैक्सिमम अप्लाइड फील्ड आपको, एक्सटर्नल फील्ड जो है आपको उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो। और टाउ इससे उल्टा है,
टाउ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है। सो जैसे जैसे टाउ घटता है शील्डिंग बढ़ती है, जैसे जैसे सर जैसे जैसे टाउ बढ़ता है शील्डिंग बढ़ती है, जैसे जैसे डेल्टा घटता है शील्डिंग बढ़ती है, अपोजिट है एक दूसरे के। सो ये आपने ढंग से पढ़ना, इसको बार बार पढ़ो, समझ में आएगा आपके। उसके बाद ही आपको अगली NMR समझ में आएगी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।